हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंगल्स के रिलेटेड कुछ जानकारी। तो सीखते हैं आज एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट से मैं दो लाइनें बना देता हूं, तो इस बनने वाले शेप को हम कहेंगे एंगल। ये जो हमारा शेप बना हुआ है ये क्या कहलाता है? एंगल। अब इस एंगल के बारे में बात करें तो ये जो पॉइंट यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था, इसको बोलते हैं हम इसकी वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, इन लाइंस को हम कहते हैं इसकी आर्म। ये क्या कहलाएगी? आर्म। तो जब किसी भी, अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट पर दो आर्म अगर है और उनको हम क्या करें? रोटेट करें, उनको हम रोटेट करें, घुमाएं, तो जो शेप बनता है, जो डिज़ाइन बनता है, उसे हम कहते हैं एंगल। जैसे आपने देखा होगा, घड़ी को देखा होगा, घड़ी की सुइयों को देखा होगा। अगर घड़ी की दो सुइयां हैं, मान लीजिए वो दोनों सुई कहाँ पर है? 3 पर है। अब उसमें से एक सुई को आप मूव करते हैं, एक सुई घुमाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी? सुई कुछ एंगल्स बनाएगी। मतलब आपने जब उस हैंड को रोटेट किया या उस आर्म को रोटेट किया तो क्या होगा? कुछ एंगल्स बनेंगे। अब एंगल्स कौन कौन से होते हैं उस चीज़ को समझें। अब मान लीजिए कि ये एक ऐसी कंडीशन है, पहली सुई भी यहीं पर है, दूसरी सुई भी इसी के ऊपर अगर है, तो उस कंडीशन में रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे इसे जीरो एंगल। इसे हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल। मतलब यहाँ पर हमारे एंगल की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। अब अगर मेरा ये एंगल कैसा हो जाए? 0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। 0 से अगर हमारा एंगल ये बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि इसकी वैल्यू हमारी जो एंगल की, इसको एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली थीटा से। हम जैसे ABCD बोलते हैं, ऐसे ग्रीक जो होता देश है, यूनान जो है, वहाँ की लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स में से एक ये है थीटा, जो कि हम मैथमेटिकली एंगल को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो हमें ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू कैसी होगी? ये 0 से बड़ी होगी हमेशा और छोटी होगी किससे? 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए। इस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अब अगर ये एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये एंगल बिल्कुल हमारा 90 डिग्री का बन जाए। एंगल कैसा बन जाए? 90 डिग्री का बन जाए। और 90 के एंगल को बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के हम बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसा होता है? जैसे उल्टे एल के समान आपको यहाँ पर शेप दिखाई देगा। ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? राइट एंगल को। इसे क्या कहते हैं हम? राइट एंगल, या हिंदी में इसे कहते हैं समकोण। हिंदी में से हम कहते हैं समकोण कहते हैं। और जो हमारा जीरो एंगल था, इसे हम कहते हैं शून्य कोण। जो हम एंगल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल को हम हिंदी में कहते हैं कोण। तो जीरो एंगल हमारा क्या हो गया? शून्य कोण हो गया। एक्यूट एंगल को हम कहते हैं न्यून कोण। मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कैसी हो? 0 डिग्री से बड़ी हो, 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, 90 से लेस, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब हमने क्या बात करी? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब बिल्कुल ठीक, जिसका मेजर कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। 90 अंश का जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल या समकोण कहते हैं। अब देखिए, अब ये तो पहली साइड हमारे पास है। अब दूसरी साइड अगर हमारी क्या हो? 90 से ज़्यादा रोटेट हो जाए, 90 से ज़्यादा हम उसको क्या कर दें? घुमा दें, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, या हिंदी में कहते हैं इसे अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। अब इसकी भी कोई वैल्यू होती होगी? बिल्कुल होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है, वो 0 से बड़ा होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। ये कैसा होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए नेक्स्ट एंगल को देखते हैं। अब देखिए, ये वाला जो एंगल हमने पढ़ा था, ये कैसा था? 90 से ज़्यादा वाला।
और 180 से कम। अब ऐसा एंगल भी तो होता होगा जो पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता होगा। अब अगर इस टाइप का कोई एंगल बनता है तो हम इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब इसे हम कहेंगे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। हिंदी में जो बात करते हैं इसको बोलते हैं सरल कोण। और इसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो एंगल होता है, 180 अंश का जो कोण होता है, इसे हम क्या कहते हैं सरल कोण। चलिए देखते हैं हम बाकी के एंगल्स को। अब देखिए ऐसा एंगल जो क्या हो इस 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, मतलब कुछ इस टाइप का एंगल बनेगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये कैसी होती है, ये होती है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगले एंगल की हम बात करें। अब अगला एंगल मतलब हमारी लाइन यहीं से घूमी और ये पूरी आकर यहाँ पर वापस हो गई, यानी दोनों हमारी मिनट की हैंड कैसी हो गई एक ही जगह, मतलब मिनट की और आवर की हैंड कैसी हो गई एक ही जगह पर। अगर ये इकट्ठी हो जाए तो उस कंडीशन में इसका रोटेशन तो कंप्लीट हो गया। तो इस कंडीशन में ये हमारा एंगल बनता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। और इसकी जो वैल्यू होती है थीटा की ये होती है 360 डिग्री, मतलब 360 अंश का जब हमारा पूरा कोण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण। अब समझते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब देखिए अगर ये अभी हमने समझा था कि एक एंगल, अब एक ही पॉइंट से अगर दो एंगल बन जाए तो एक एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा एंगल ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं अगर इनकी एक साइड कैसी हो कॉमन हो, मतलब एक ही साइड के दो तरफ अगर दो एंगल्स बनते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे इसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और अगर ऐसे दो एंगल्स हों जिनका ये देखिए अगेन यहाँ पर ये दो एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं, लेकिन ये जो हमारे पास कंडीशन थी पहली कंडीशन में कैसे नॉर्मल एंगल बने थे, अब यहाँ पर ये दोनों एंगल मिलाकर एक कंप्लीट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। पूरी की पूरी क्या बन गई एक लाइन बन गई। तो इस कंडीशन को कहते हैं लीनियर पेयर। मतलब जब दो एंगल्स, जैसे मैं इसको ए नाम दे दूं इसको बी नाम दे दूं, एंगल ए और एंगल बी का जो सम 180 डिग्री अगर हो जाए, है ना, एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर। दो एंगलों का सम हमारा कितना गया, दो कोणों का योगफल कितना आ गया 180 अंश। तो इसको हम क्या कहेंगे रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे रैखिक युग्म। अब अगर हम बात करें कि एक ये लाइन है, अब इस लाइन पर अगर बहुत सारे एंगल बना दिए जाएं, कुछ ऐसे एंगल बना दिए जाएं, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इन सभी एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। सम क्या होगा, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये कंप्लीट होकर क्या बन रहा है एक लाइन बन रही है। तो उस कंडीशन में सभी का सम कितना होगा, जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दूं ए बी सी डी ई, कुछ भी हम इसको नाम दे दें तो उस कंडीशन में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी हमारी 360 अंश 360 डिग्री होगी। अब एंगल्स की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। अगर हमारे पास दो से अलग अलग एंगल दिए हुए हैं और इनका सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाए, दोनों का सम मान लीजिए ए है ये एंगल बी है, तो उस कंडीशन में इनका सम 90 डिग्री हो जाए तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन्हें हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसे कहते हैं पूरक कोण। मतलब यदि दो कोणों का योगफल 190 अंश हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे पूरक कोण। और अगर हमारे इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, 180 अंश का हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इन्हें कहेंगे संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। तो ये आपको महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरक कोण। और अगर दो एंगल्स का सम
180 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण। अब बात करते हैं, देखिए अगर ये मैं इसी दो लाइनों को इस तरीके से क्रॉस कर दे रहा हूँ, दो लाइनों को मैंने क्रॉस किया तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक दूसरे को दोनों लाइन क्रॉस करती हुई जाती है, एक दूसरे में से होकर जाती है, तो इस कंडीशन में लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग जब लाइंस बन रही है तो उस कंडीशन में ये लाइनें क्या कर रही है, कुछ कोण बना रही है, कुछ एंगल बना रही है। देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो 4 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर ये लाइन हमारी ए बी और ये दूसरी लाइन का नाम है सी डी, अब ये दोनों कहाँ कर रही है, ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में कितने एंगल बने, 4 एंगल बने। कौन कौन से अगर हम उनकी नाम दे दें तो एक बन रहा है हमारा एंगल ए ओ सी, दूसरा एंगल हमारा बना है बी ओ सी, तीसरा एंगल हमारा बना है बी ओ डी और चौथा एंगल हमारे पास बना है ए ओ डी। अब आपको नामों का क्रम मालूम होना, इसको ए ओ डी कहें या डी ओ ए कहें, दोनों एक ही बात है। इसे हम ए ओ सी या सी ओ ए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी ओ सी को सी ओ बी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डी ओ बी को बी ओ डी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गलती से आपने इसको एंगल डी बी ओ लिख दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। हम जिस एंगल के बारे में, जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसको हमेशा कहाँ रखना है, सेंटर में ही लिखना है उस नाम को, उस लेटर को हमें हमेशा। जैसे मैंने यहाँ से आपसे क्या कहा, एंगल बी ओ डी, तो ये कहाँ पर होगा, हमारा हमेशा सेंटर में ही होगा। चलिए मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा था, ये जब लाइंस इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, 4 एंगल बने, तो यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में हम इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको ये ध्यान रखना है उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ए ओ सी जो आपका बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ डी के। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये दूसरी तरफ का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ए ओ डी, ये किसके इक्वल होगा, ये बी ओ सी के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी इन लाइंस की, एंगल्स की, आपको ध्यान रखना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और कुछ एंगल्स बनाती है तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो जो लाइन के क्रॉस में ये आप देख रहे हैं एक दूसरी तरफ बनने वाले एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ए ओ सी और बी ओ डी बराबर होगा, वैसी तरीके से ए ओ डी और बी ओ सी भी कैसा होगा, इक्वल होगा। चलिए समझते हैं अब कुछ लाइंस की और प्रॉपर्टीज़ को। अब देखो, अगर ये दो अलग अलग लाइन में इस तरीके से लेता हूँ और इसको तीसरी लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट्स पर ये छूती हुई चले, अंदर से उनके होते हुए चली जाती है, तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। ये लाइन हमारी होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन बनी है तो ऑब्वियसली कुछ एंगल बन रहे होंगे। ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 8 एंगल यहाँ पर हमारे बने हुए हैं। अब ये जो 8 एंगल बने हुए हैं उसमें से कुछ 4 एंगल कैसे हैं, लाइनों के बाहर, 4 एंगल कैसे, लाइनों के अंदर हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बाहर की तरफ एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। और जो एंगल्स हमारे अंदर की तरफ बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। जो एंगल अंदर की तरफ बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। जो बाहर बनेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, जो अंदर बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखो क्या होता है, अगर ये एंगल्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एंगल्स अगर हमारे सेम हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या बात करें। अच्छा, आपने ये बोर्ड के दोनों सिरों को देखा है, बोर्ड के सिरे देखिए आप, ये ऊपर का सिरा, नीचे का सिरा जो आपको दिखाई दे रहा है, या आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी बुक है, आपकी कॉपी है, उसमें आपने देखा कि जो दोनों लाइनें होती है वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती है ना। तो उस टाइप की जो लाइंस होती है, जैसे रेल की लाइन देखी हुई है आपने, पटरी देखी हुई है, आपकी कॉपी की जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। अब
या हिंदी में इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। अब यहाँ पर आपको शब्द समझ में आ रहा है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। यानी अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पे जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस यहाँ पर होगा। अगर इन दोनों के बीच में मान लीजिए 2.7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा? 2.7 सेंटीमीटर ही होगा। हर जगह पर इनके बीच का अंतर कैसा होगा? समान होगा। अब अगर ये एंगल्स अंतर समान होता है तो इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन्स। अब इन पैरेलल लाइन्स को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो अभी हमने देखा कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो एंगल बनाता है। तो चलो जो एंगल बनते हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जैसे एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है, तीसरी लाइन पी क्यू है, जो इसको अलग अलग पॉइंट्स पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी क्या हो गई? पैरेलल लाइन, और ये हो गई उसकी ट्रांसवर्सल। अब ये जो एंगल्स बने हैं, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें समझिए। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 को आप एंगल 2 इक्वल एंगल 6 होता है, उसी तरीके से एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होता है, उसी तरीके से एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होता है, और एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होता है। और इन एंगल्स को कहते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका 2 का करेस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? 6, 1 का करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? 5, 4 का करेस्पॉन्डिंग हुआ 8, 3 का करेस्पॉन्डिंग हुआ 7। क्या कहते हैं हम इनको? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखा आपने, अभी आपने वर्टिकली एंगल्स पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे। तो उस कंडीशन में हम इसे देखिए, जैसे यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के साथ में, एंगल 2 एंगल 4 के साथ में, एंगल 5 एंगल 7 के साथ में, और एंगल 6 एंगल 8 के साथ में। तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम इसको क्या दिखा शो कर देते हैं? VOA से शो करते हैं। मतलब ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से क्या कहेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर दो लाइंस को ये पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता ही है कैसे ये होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5 ये भी इक्वल होते हैं। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ एक छोड़कर बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 के बाद इस 3 को छोड़ दें 6 बन रहा है, 3 को छोड़ दें 3 के बाद 6 को छोड़ दें 5 बन रहा है। तो 3 और 5 का जो पेयर होगा 4 और 6 का पेयर होगा। इसे हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इसी तरीके से बाहर जो एंगल बन रहे हैं 1 और 7 इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 8 ये भी क्या है? हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जो कि कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आज आपने एंगल्स और लाइंस के संबंधित कोई प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। आई होप आपने आपकी आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये आज की हमारी क्लास पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में हम आपके लिए इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेटिव क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।